इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन टू करंट एंड इलेक्ट्रिसिटी। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक सर्किट्स, उसके बाद पढ़ेंगे पोटेंशियल डिफरेंस, करंट एंड वोल्टेज, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, उसकी रिलेशन निकालेंगे, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस और ओम्स लॉ की भी बात करेंगे। तो सबसे पहले जानते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट्स। हम जानते हैं सर्किट्स में जनरली क्या होता है, एक बल्ब हो सकता है इस तरीके का, और कनेक्टिंग वायर्स होंगे, एक स्विच होगा, कुछ कनेक्टिंग वायर्स और एक बैटरी, और फिर से पूरा सर्किट कंप्लीट करने के लिए एक और वायर। इस तरीके का सर्किट बनाना काफ़ी मुश्किल होता है, तो उसके लिए हम लोग एक आसान तरीका निकालते हैं। हम लोग सभी चीज़ों का सिंबल यूज़ करते हैं, जो बनाना भी आसान होता है और दिखता भी आसान है। तो अगर हम लोग एक सर्किट लेते हैं इस तरीके का, तो हम लोग अपने बल्ब को इस तरीके से बना सकते हैं। ऐसा हमारा होगा बल्ब, इसको एक सर्कल में डाल देते हैं। असलियत में ये एक फिलामेंट है। इसका एक किनारा जुड़ा है बैटरी के साथ, दूसरा किनारा बैटरी के दूसरे टर्मिनल के साथ। एक की लगा देंगे, ये की का सिंबल है, और इस तरीके से हम लोग वायर से जोड़ते हुए पूरा सर्किट कंप्लीट कर देंगे। तो ये दोनों एक जैसे ही हैं। ये बनाना बहुत मुश्किल है और ये बनाना बहुत आसान है, इसलिए हम सर्किट बनाते समय सिंबल्स का यूज़ करते हैं। अभी हम लोग सिंबल्स के बारे में डिटेल में बात नहीं करेंगे। एक सिंपल सर्किट बना के हमने समझाया कि हम सिंबल्स को यूज़ करके ही हम लोग सर्किट बनाते हैं। अब जानते हैं एक सेल क्या होता है। जनरली एक सेल एक कंटेनर का बना होता है। इस कंटेनर में दो इलेक्ट्रोड्स होंगे, इलेक्ट्रोलाइट भी होगा, और इलेक्ट्रोलाइट में लगातार केमिकल रिएक्शन चलते रहते हैं। जिस तरीके से हम देख रहे हैं, लगातार पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस क्रिएट होते रहेंगे, और ये दोनों अपोजिट एंड्स पर चल करके इलेक्ट्रोड्स पे जमा होते रहते हैं इस तरीके से। यानी कि एक इलेक्ट्रोड नेगेटिवली चार्ज होता जाएगा और एक इलेक्ट्रोड पॉजिटिवली चार्ज रहेगा। इस तरीके से हमारा एक सेल काम करता है। उसमें लगातार केमिकल रिएक्शन की वजह से इलेक्ट्रोड्स पे पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज जमा होते रहते हैं। अगर हम एक वायर से इसको कनेक्ट कर दें, कंप्लीट कर दें सर्किट, तो इस तरीके से इलेक्ट्रॉन नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ जा रहा है। तो इलेक्ट्रॉन जाएगा नेगेटिव से पॉजिटिव, परंतु जो करंट होगा वो पॉजिटिव से नेगेटिव ही फ्लो करेगा। इसे कहते हैं कन्वेंशनल डायरेक्शन, कन्वेंशनल डायरेक्शन ऑफ करंट। तो इलेक्ट्रॉन तो फ्लो करता है नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ, लेकिन करंट जो फ्लो करेगा वो पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ ही फ्लो करेगा। अगर हम कहते हैं कि भाई हमारे सेल का पोटेंशियल डिफरेंस फलाफला है, तो इसका मतलब क्या है? हमारे सेल की वोल्टेज होने का मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जो हमारा सेल है उसमें लगातार केमिकल रिएक्शन की वजह से एक जो इलेक्ट्रोड होगा वो नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा और एक इलेक्ट्रोड पॉजिटिव चार्ज रहेगा। तो हम देख रहे हैं दोनों चार्ज सेपरेट हो गए। इन चार्जेस को सेपरेट करने के लिए काम किसने किया? हमारी केमिकल रिएक्शंस ने किया। जो केमिकल रिएक्शंस हैं, एक इलेक्ट्रोड को नेगेटिव बना के रखेंगे और दूसरे इलेक्ट्रोड को पॉजिटिव बना के रखेंगे। यानी कि दोनों चार्ज को सेपरेट करने के लिए जो काम किया है हमारी बैटरी ने, उस वर्क को, वो वर्क हमारा स्टोर हो गया है इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल। ठीक है। और अगर हम इसको एक सेल से मतलब वायर से जोड़ देंगे, इस तरीके से अगर हम वायर से जोड़ देंगे तो करंट फ्लो करना शुरू कर देगा। तो पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब यही है कि केमिकल रिएक्शन की वजह से एक इलेक्ट्रोड नेगेटिवली चार्ज हो जाता है और दूसरा इलेक्ट्रोड पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है। अब हम देखेंगे असलियत में करंट फ्लो कैसे करता है। अगर हम एक वायर को जोड़ देते हैं तो हमने देखा कि इलेक्ट्रॉन नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ चला जाता है। हम इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं जो नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जा रहा है, लेकिन असलियत में इतना आसान नहीं होता। जो हम देख रहे हैं कि बड़े आराम से इलेक्ट्रॉन नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ सीधा साधा चला जाता है। इतना आसान नहीं है, इतना सिंपल भी नहीं है। इसको समझने के लिए हम देख सकते हैं कि कंडक्टर के अंदर होता क्या है। कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रॉन्स लगातार रैंडम मोशन में रहते हैं। हम जानते हैं कंडक्टर की पहचान इसी चीज़ से होती है कि उसमें बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और वो रैंडमली मूव करते रहते हैं इस तरीके से, बिना कारण से। इनके रैंडम मोशन का कारण होता है टेम्परेचर। तो हम ये देख रहे हैं कि हमारे पास दो प्रकार के कंडक्टर्स हैं। एक कंडक्टर को हमने सेल से जोड़ा हुआ है और एक कंडक्टर को किसी सेल से नहीं जोड़ा हुआ। और सेल से जुड़े हुए कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो जाएगी और हमारा इलेक्ट्रॉन रैंडम होने के साथ साथ
नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ भी चलता रहेगा। लेकिन हम देख रहे हैं ऊपर वाले कंडक्टर में, इस वाले कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन रैंडमली मूव कर रहे हैं, कहीं नहीं जा रहे, वहीं हमारा इलेक्ट्रॉन लगातार घूमे जा रहा है। और यहाँ हम क्या देख रहे हैं कि हमारा इलेक्ट्रॉन रैंडम होते हुए नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ जा रहा है। उसका रास्ता सीधा साधा नहीं है जैसे पिछली स्लाइड में हमने देखा था। इसको अगर हम स्लो मोशन में देखें तो हम इस तरीके से देख सकते हैं कि जिस कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड है उसमें इलेक्ट्रॉन्स इस तरीके से रैंडमली मूव कर रहा है। थोड़ा स्लो करके दिखाया है। और दूसरे के अंदर जिसमें कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, जिसको बैटरी से नहीं जोड़ा, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन वहीं पर रैंडमली घूम रहा है। रैंडम मोशन होने का कारण है लगातार आसपास के इलेक्ट्रॉन्स और मेटल आयन के साथ कोलाइड करना। हम यहाँ भी देख सकते हैं कि किस तरीके से हमारे इलेक्ट्रॉन्स रैंडमली मूव कर रहे हैं। और जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा रैंडम मोशन और भी ज़्यादा होता जाता है। टेम्परेचर और बढ़ने पर रैंडम मोशन और भी बढ़ जाता है। अगर एक इलेक्ट्रॉन को देखें तो हमारा इलेक्ट्रॉन इस तरीके से मूव करता है। हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी की रिलेशन निकालेंगे। यहाँ पर हमारे कंडक्टर को किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड से नहीं जोड़ा, इसलिए इसकी जो एवरेज वेलोसिटी होगी वो ज़ीरो होगी। लेकिन अगर हम किसी सेल से जोड़ देते हैं तो हमारे कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो जाती है और हमारा इलेक्ट्रॉन अब नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ चलना शुरू कर देता है। अब उसकी वेलोसिटी ज़ीरो नहीं होगी। तो अगर हम इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी हमारी ज़ीरो थी और फाइनल वेलोसिटी अब ज़ीरो नहीं है, इनकी रिलेशन इस तरीके से लिख सकते हैं हम लोग। तो हमारा इलेक्ट्रॉन अब नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ एक्सेलरेट करता है और इसको एक्सेलरेट को कराती है इलेक्ट्रिक फील्ड। क्योंकि हमारी इनिशियल वेलोसिटी ज़ीरो है इसलिए हम लोग इसको इस फॉर्म में इस तरीके से लिख सकते हैं। लेकिन एक्सेलरेशन हम जानते हैं, जो हमारे इलेक्ट्रॉन की एक्सेलरेशन होगी वो होगी फोर्स बाई मास। फोर्स होगा इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से, तो हम फोर्स को लिखेंगे इस तरीके से ई अपॉन मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन। तो हम जानते हैं V1 जो हमारा फॉर्मूला हमने देखा था, यही फॉर्मूला हमने यहाँ पर लिखा और इसमें एक्सेलरेशन वैल्यू पुट करेंगे। एक्सेलरेशन की जगह लिखा इस तरीके से, ये वाली टर्म लिख दी है फोर्स बाई मास। तो दूसरे इलेक्ट्रॉन के लिए, तीसरे इलेक्ट्रॉन के लिए और ऐसे सभी इलेक्ट्रॉन्स के लिए अगर हम वैल्यू पुट करें तो हमारी जो एवरेज वेलोसिटी आएगी सभी इलेक्ट्रॉन्स की, हम देख रहे हैं यहाँ पर फाइनल वेलोसिटी की वैल्यू पुट करी हम लोगों ने, इनिशियल वेलोसिटी नहीं है, फाइनल वेलोसिटी की वैल्यू पुट करी है। ये फाइनल वेलोसिटी वो वेलोसिटी है जब हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दी थी, अपने कंडक्टर को बैटरी से जोड़ दिया था। तो अगर हम सबकी वैल्यूज़ पुट करें, V1 की वैल्यू हम जानते हैं 81 थी, V2 की वैल्यू यहाँ से हम देख रहे हैं कि 82, 83, 80N पुट करने के बाद हमें क्या मिलता है, इस तरीके से मिलेगा। और वैल्यू पुट करने पर V1 की जगह 81, V2 की जगह 82, एक्सेलरेशन सबकी सेम रहेगी, V3 की जगह 83, ऐसे ही। हम इसमें A कॉमन निकाल सकते हैं, ये हमने A कॉमन निकाल लिया। और अब हम देख रहे हैं कि ये जो टाइम है हमने T1 प्लस T2 प्लस T3 वगैरह वगैरह इन सबको जोड़ करके n से डिवाइड किया हुआ है। तो हम n बात कर रहे हैं n इलेक्ट्रॉन्स की, और ये हमारा जो टाइम है ये हमारे पहले इलेक्ट्रॉन का टाइम है, ये दूसरे इलेक्ट्रॉन का टाइम है, ये तीसरे इलेक्ट्रॉन का टाइम है, एक एंड से दूसरे एंड तक जाने के लिए। तो इन सभी टाइम का अगर हम एवरेज निकालते हैं तो हमें मिलता है, इसे कहते हैं रिलैक्सेशन टाइम। तो अगले स्टेप में हमने इसको इस तरीके से लिख लिया, इस पूरी टर्म को हमने रिलैक्सेशन टाइम टॉ के फॉर्म में लिख लिया। और हम जानते हैं कि एक्सेलरेशन की जगह हम लिख सकते हैं फोर्स बाय मास, फोर्स की जगह हमने चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरीके से लिखा, और रिलैक्सेशन टाइम टॉ। तो ये हमारा ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला आ गया। रिलैक्सेशन टाइम के बारे में थोड़ा सा और जानें। रिलैक्सेशन टाइम दो कोलिजन्स के बीच का टाइम होता है। हम देख रहे हैं कि जितने समय में एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से दूसरे एंड पे जाता है, हम देख रहे हैं जितने समय में ये यहाँ से यहाँ जा रहा है उतने ही समय में रैंडम मोशन होते हुए भी ये जा रहा है। तो हम कह सकते हैं अगर ये हमारा पाथ है तो यहाँ से यहाँ तक जाने में अगर इसको टाइम T1 लगता है, यहाँ से यहाँ जाने में इसको टाइम T2 लगता है, और T3, T4 इस तरीके से। तो अगर इसका एवरेज ले लिया जाए, सभी टाइम्स का एवरेज ले लिया जाए, यानी कि पहले कोलिजन का टाइम, दूसरे कोलिजन के लिए से पहले बीता टाइम, फिर तीसरे कोलिजन से पहले बीता टाइम, इन सबको अगर हम ऐड करके एवरेज निकालें तो इसे रिलैक्सेशन टाइम कहते हैं। अब हम निकालते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला करंट के रिलेशन के साथ, करंट के साथ ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला निकालते हैं। तो ये हम देख रहे हैं हमारा कंडक्टर है जिसमें इलेक्ट्रॉन लगातार रैंडमली मूव कर रहे हैं, लेकिन इसको हमने सेल से जोड़ा हुआ है इसलिए इसके अंदर कुछ ना कुछ करंट फ्लो कर रहा है। तो हम मानते हैं इसमें I करंट फ्लो कर रहा है।
इलेक्ट्रॉन हमारे इधर से इधर ड्रिफ्ट कर रहे हैं तो हमारा करंट इधर से इधर जाएगा। कंडक्टर की लेंथ है L और ये हमारे कंडक्टर की लेंथ है, और ये जो हम देख रहे हैं ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर है। तो इसको यूज़ करेंगे हम लोग आगे रिलेशन में। तो करंट को हम लिख सकते हैं चार्ज अपॉन टाइम, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज कहते हैं करंट को। और क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज की रिलेशन के साथ की वजह से हम लोग लिख सकते हैं Q इज इक्वल टू एन ई। एन है टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द कंडक्टर, लेकिन जनरली टोटल नंबर ऑफ कंडक्टर्स नहीं दिए जाते, हमें दिया जाता है स्मॉल एन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। ये जनरली सभी कंडक्टर्स की हमें पता होती है, तो हम अपने एन को स्मॉल एन के टर्म्स में लिखेंगे इस तरीके से। तो क्योंकि एन है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, तो अगर हम वॉल्यूम ऑफ द कंडक्टर यानी कि एरिया ऑफ द कंडक्टर और इसकी लेंथ से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पूरे कंडक्टर की वॉल्यूम हमें मिल जाती है। तो ये रिलेशन जो है वॉल्यूम की है। तो हम जानते हैं चार्ज डेंसिटी इनटू वॉल्यूम इज द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द कंडक्टर। इसको हम लोग अपने इस वाले फॉर्मूले में और इसको इस वाले फॉर्मूले में पुट करके हमें मिलता है ऐसे। तो I इज इक्वल टू एन ए एल ई बाई टी। अब हम जानते हैं कि हमारा जो इलेक्ट्रॉन्स है एक एंड से दूसरे एंड यानी कि एल लेंथ को टी टाइम में ट्रेवल करता है। एल लेंथ को टी टाइम में ट्रेवल करता है तो एल बाई टी को कहेंगे वेलोसिटी, लेकिन यहाँ पर जो वेलोसिटी होगी उसे हम कहेंगे ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो इस रिलेशन को यूज़ करते हुए हमें मिला आई इज इक्वल टू एन ई ए वी डी। तो एक और इम्पॉर्टेंट रिलेशन हमारे पास आई करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बीच में। अब हम ओम्स लॉ को डिराइव करते हैं। ओम्स लॉ को डिराइव करने का मतलब ये है, ओम्स लॉ को हमें प्रूव करना है कि करंट जो है वो वोल्टेज के प्रोपोर्शनल होता है, हमें ये प्रूव करना है। तो हम लोग इसके लिए शुरू करते हैं अपने करंट की जो रिलेशन हमने अभी भी डिराइव करी इससे शुरू करते हैं। इसमें हम लोग वी डी जो हम पहले निकाल चुके हैं वो हम यूज़ करेंगे। वी डी इज इक्वल टू ई चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रिक फील्ड, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड रिलैक्सेशन टाइम। इसको यूज़ करते हुए और एक और चीज़, इलेक्ट्रिक फील्ड को हम लिख सकते हैं वोल्टेज बाई लेंथ। अगर हमारा ये कंडक्टर है जिसकी लेंथ है L, और अगर हम लोग इसको E वोल्टेज वाली बैटरी से जोड़ा हुआ है या V वोल्टेज वाली बैटरी से जुड़ा हुआ है, सॉरी V वोल्टेज वाली बैटरी से जुड़ा हुआ है, तो अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होगी उसको हम ऐसे लिख सकते हैं E इज टू वी बाई एल। तो ये रिलेशन यहाँ पुट करके हमें ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला इस तरीके से मिल जाता है। तो एन ई ए वी डी की जगह हमने लिखा ई ई टाउ बाई एम, और ई की जगह हम लिखेंगे वी बाई एल अगले स्टेप में। तो अगले स्टेप में अगर हम लिखते हैं इस तरीके से, इसे मिटा देते हैं, तो हमें मिलता है ई की जगह हमने क्या लिखा, ई की जगह हमने लिखा है ये वाली चीज़ वी बाई एल, ये हमने ई की जगह लिखा है, ये ई था हमारा। तो इस सब को सॉल्व करके अगले स्टेप में हमें मिलेगा ये चीज़। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि एक तरफ करंट है और ये कुछ चीज़ें हैं और एक तरफ है वोल्टेज। तो इससे साबित हो रहा है कि करंट वोल्टेज के प्रोपोर्शनल है। ये सारी चीज़ हम देख रहे हैं जैसे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, एरिया ऑफ कंडक्टर, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, लेंथ ऑफ कंडक्टर, रिलैक्सेशन टाइम, ये सारी चीज़ें कांस्टेंट हैं। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम बदल नहीं सकती, एरिया ऑफ द कंडक्टर बदल नहीं सकता जब तक हम ना चाहें, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन तो बदल ही नहीं सकता, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन भी नहीं बदल सकता, लेंथ ऑफ द कंडक्टर भी हमारे हाथ में है। रह गया रिलैक्सेशन टाइम। जो रिलैक्सेशन टाइम है टॉ, वो टेम्परेचर के प्रोपोर्शनल है। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा, हमने देखा था जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है रैंडम मोशन बढ़ जाता है, दो टकरों के बीच में टाइम घट जाएगा। तो जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा रिलैक्सेशन टाइम घटेगा। तो अगर हम कह सकते हैं अगर टेम्परेचर हमारा कांस्टेंट है, टेम्परेचर को हम कांस्टेंट रखते हैं, तो रिलैक्सेशन टाइम भी कांस्टेंट रहेगा, रिलैक्सेशन टाइम भी नहीं बदलेगा। तो सारी चीज़ें इस फॉर्मूले में सारी चीज़ें कांस्टेंट हो जाती हैं। तो अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो करंट वोल्टेज के प्रोपोर्शनल प्रूव हो जाता है। यही हमारा ओम्स लॉ है। अब इसके अंदर जो हम देख रहे हैं कि ये जो कुछ कांस्टेंट्स हमने लिखे थे, ये सारे कांस्टेंट्स, मैं बाकी चीज़ों को मिटा देता हूँ। ये जो हमने कांस्टेंट लिखे हैं इसको हमने नाम दे दिया के। ये जितने भी कांस्टेंट थे इनको हमने इस पूरे जो ब्रैकेट के अंदर, इस सर्कल के अंदर जितनी भी चीज़ें हैं इन सब को नाम दे दिया के। तो हम लिखेंगे आई इज इक्वल टू के बाई वी। लेकिन के को एक और नाम हम लोग दे सकते हैं 1 बाई आर।
तो आर हमारा रेजिस्टेंस है। इसकी वैल्यू पुट करने पर हमें, अगर हम के की वैल्यू लिखें, सॉरी यहाँ पर बीच में हम के की वैल्यू लिख लेते हैं, तो के की वैल्यू हमें मिलती है ये, क्योंकि के की वैल्यू एज इट इज़ यही है जो हमने यहाँ लिखी थी। तो के तो 1/r है, तो आर क्या बनेगा, तो आर के अगर हमारा 1/r है तो आर बन जाएगा दिस थिंग। तो ये हमारे पास रेजिस्टेंस की रिलेशन भी आ गई। तो हम देख रहे हैं कि हमने ओम्स लॉ को डिराइव करने के लिए ड्रिफ्ट वेलोसिटी को यूज़ किया, ड्रिफ्ट वेलोसिटी वाले फॉर्मूले को यूज़ किया, और इन सब को पुट करने के बाद हमने प्रूव किया कि करंट वोल्टेज के प्रोपोर्शनल है, और जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है वो एक रेजिस्टेंस है। तो रेजिस्टेंस हम देख रहे हैं इन सब चीज़ों पे डिपेंड करता है। इन सब चीज़ों में ये बदल नहीं सकती, ये भी हमारे हाथ में है, नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम भी हमारे हाथ में है, एरिया हमारे हाथ में है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन तो होता ही कांस्टेंट है। तो रह गया रिलैक्सेशन टाइम। तो अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो रेजिस्टेंस भी नहीं बदलेगा। तो ये हमने ओम्स लॉ भी डिराइव करा और रेजिस्टेंस के बारे में भी हमने पढ़ लिया।